सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ हिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ज्योग्राफी की वीडियो भी मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो अच्छी स्पेशल कमांड है वो ज्योग्राफी पर ही है, वहां आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आपको लगातार हिस्ट्री की वीडियोस आ रही हैं क्योंकि मुझे आधुनिक हिस्ट्री तक पहुंचना था, इसलिए मैं एक सिस्टम से लेकर चल रहा हूं जिसमें समय लग रहा है, परंतु आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जिस घटनाक्रम को हम शुरू वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं वो अब हमारा गुलाम वंश की समाप्ति तक पहुंच चुका है। और आपको ये बता दिया गया है कि क्यूमर्स की हत्या करके यमुना नदी में फेंक देता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और आज हम उसी डायनेस्टी की बात करने वाले हैं, खिलजी वंश की। खिलजी वंश में मैं आपको बताऊं कि ये खिलजी थे कौन, पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, भारत के इधर आप देखिए विश्व मानचित्र में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान है, नीचे अफगानिस्तान है। तो तुर्क ज्यादातर उधर के ही माने जाते थे, तुर्कमेनिस्तान की तरफ के। और जब ये मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों का नहीं, गोरियों का, मोहम्मद गोरी का, तो उसकी सेना में, क्योंकि गजनी अफगानिस्तान में था, कुछ अफगान तुर्क भी थे। हालांकि जो तुर्क, अफगान तुर्क से मेरा तात्पर्य है जो अफगानिस्तान में रहने वाले थे, और जो तुर्क थे, जो गुलाम थे गोरी के, वो ऊपर के थे, यानी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के। और उन्हीं गुलामों ने यहाँ पर 1290 तक राज किया। अब नंबर था उन अफगानों का जो गौरी की सेना में आए थे। इनको सेनापति के पद पर रखा गया था गुलाम वंश के समय में। इन्हीं सेनापति में से एक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने गुलाम वंश के अंतिम राजा क्यूमर्स की हत्या करके यमुना में फेंक दिया था। जलालुद्दीन 1290 में गद्दी पर बैठा और गुल खिले तसले में, गुल फॉर गुलाम निकल गए, अब खिले से खी फॉर खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी का 1290 में शुभारंभ हो गया। देखिए, बलबन के बारे में आपने पढ़ा, राजा निरंकुश होता है, उसने बिल्कुल राजतंत्र का एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक इसके विपरीत जलालुद्दीन खिलजी बड़ा ही सहिष्णु था। सहिष्णु से मतलब कि वो ये कहता था कि जनता ही सर्वोपरि है, और जनता में बहुमत तब हिंदुओं का था उस क्षेत्र में, तो वो हिंदुओं के लिए भी सहिष्णु रहा, सबके लिए समान कानून उसने लगाए। हालांकि ये उसकी कमजोरी भी साबित हो सकता था, परंतु फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि जलालुद्दीन खिलजी एक सहिष्णु राजा था। और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि संस्थापक कितने समय तक राज करेंगे? 4, 5 या 6 वर्ष तक। मेन फायदा तो उनके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल राज करके गया, उसके बाद लगभग 26 वर्षों तक इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली, उसी प्रकार जलालुद्दीन ने अपने भतीजे और अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के अभियान पर भेजा। अभी देवगिरी कहां पर है? देवगिरी को देखा जाए तो जो आपने अभी इतिहास से पढ़ा था ना, राष्ट्रकूट और चालुक्यों का क्षेत्र, डेक्कन का यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात के नीचे का ये क्षेत्र देवगिरी कहलाता था। ध्यान से देखिए, यहीं पर है दौलताबाद। उसका हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे जब हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण की तरफ यह अभियान चलाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के समय पर। हालांकि वहां पर शासन करने की कोई यहाँ पर नियत नहीं थी खिलजियों की। तो होता क्या है, ये यहां से अकूल धन संपदा लूटकर अलाउद्दीन खिलजी आता है। अब ये भरोसेमंद होता है जलालुद्दीन खिलजी का, तो कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के पास कुछ सैनिकों को पीछे छोड़कर जलालुद्दीन खिलजी उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बात का फायदा उठाया और गले मिलते समय अपने ही चाचा, जो उसको सबसे भरोसेमंद मानते थे, छुरा भोंक दिया और दूसरे उसके साथी ने गला काट दिया जलालुद्दीन खिलजी का। इस क्रूर और निर्मम हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी दर्शक थे उनको कहा, शांत रहिए, क्योंकि अब आगे से राजा मैं हूं, अब मेरे ही इशारों पर चलना है। ये उस दौर की बड़ी घटना थी। इतनी क्रूर हत्या जलालुद्दीन खिलजी की हो जाती है, और इतना ही क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठता है। अच्छा, गुलामों के मुकाबले खिलजियों में क्या अंतर था? गुलामों ने ज्यादा राज्य का विस्तार नहीं किया। आपने देखा होगा, इल्तुतमिश ने किया जरूर था, लेकिन वो उन्हीं राज्यों का विस्तार किया जो उससे छीन लिए गए थे। जैसे बंगाल, आपने पढ़ा था ना, बंगाल पर उसने अभियान चलाए, कुछ राजपूतों ने अपने हिस्से छोड़ दिए थे, उन पर भी कार्रवाई हुई। तो इस तरह से राज्य का विस्तार नहीं हुआ। इसके विपरीत खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। उन्हीं अभियानों के कारण खिलजी डायनेस्टी को पढ़ना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और बड़ी बात, जो कुलीन हम बात करें ना, तुर्क, 40 तुर्कों का एक ग्रुप होता था, यानी कि गुलाम वंश में ये तुर्क बड़े हावी होते थे। अब सिंहासन तो तुर्कों के हाथ में है नहीं, अब तो एक अफगान के हाथ में है। और ऐसा भी नहीं है कि तुर्कों से वो स्थान छीन लेगा, स्थान तो नहीं छीनेगा, लेकिन एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। एकता व्यवस्था को तो खत्म होना ही होना है अब, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं।
क्योंकि ये नई डायनेस्टी आ गई है और यहाँ पर उन तुर्क अमीरों का जो अभी तक अपना प्रभाव छोड़ रहे थे, यहाँ पर उनकी मटिया पलीत हो जाएगी। समझ रहे ना? निरंकुश शासक तो बलबन भी था, उसने भी नहीं चलने दी थी, पर फिर भी उसके साम्राज्य में तुर्क थे, क्योंकि वो खुद भी इलवरी तुर्क था। परंतु यहाँ पर मान लीजिए आप, सब बदल चुका है। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल ही क्रूर शासक होता है। गद्दी पर बैठते ही 1296 में ये क्या करता है, बारंगल बोलने में काकतीय शासक थे। बारंगल बोलते थे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को, जो देवगिरी दिख रहा है नीचे बारंगल, यहां पर हमले की योजना बनाता है लेकिन विफल हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, यानी द्वितीय सिकंदर। इसकी चाह थी कि इसके राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हो। पहले तो ये द्वितीय सिकंदर और अपना अलग धर्म बनाना चाहता था, फिर इसको मना कर दिया जाता है कि ये गलत होगा। ठीक है, ये मान जाता है, परंतु फिर भी सिकंदर बनने की चाह इसमें बहुत रहती है। अब आप ही बताइए, द्वितीय सिकंदर बनने के लिए कितने बड़े साम्राज्य को जीतना पड़ेगा? और न सिर्फ जीतना पड़ेगा, इतने बड़े साम्राज्य को जीतने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए होगी? बलबन के दरबार में माना जाता था कि करीब 2 लाख की सेना थी। इसको उससे भी बड़ी करनी थी। क्यों? सिकंदर जो बनना था। और उस समय पर मंगोल के आक्रमण भी लगातार हो रहे थे। उनसे बचने के लिए इसे बहुत बड़ी सेना चाहिए थी, और बहुत बड़ी सेना के लिए बहुत बड़ा खर्चा चाहिए था। आप समझ रहे ना चीजों को, एक दूसरे से कनेक्ट करते जाइए। अलाउद्दीन खिलजी मुझे लगता है कि इन सारे जितने भी हम शासक पढ़ रहे हैं सबसे आसान है, या मैं कह सकता हूं कि खिलजी वंश सबसे कम समय तक इस सिंहासन पर राज करता है, मात्र 30 वर्ष, और इसी के साथ इसको पढ़ने में भी बड़ी आसानी होगी। तो आप देखते जाइए, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बनना था, इस संदर्भ में देखिए, और उसको एक बड़ी सेना चाहिए थी, और बड़ी सेना के लिए उसको सस्ते सैनिक रखने पड़ते। जाहिर सी बात, रखने ही पड़ते भाई सस्ते सैनिक। एकता व्यवस्था तुरंत हटा दी जाती है और सस्ते यानी कम पेंशन पर सैनिकों को रखना है। ठीक, पहली बात तो ये। अब भाई सैनिक ज्यादा चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा बताइए? राजस्व अधिक वसूलना पड़ेगा। एक तो इसने उलेमाओं की एक नहीं मानी। भाई गुलाम वंश के राजा तो उलेमा यानी कि खलीफा से उपाधियां लेते थे, उनसे परमिशन लेकर के सिंहासन पर बैठते थे। परंतु ये क्या, ये तो खुद को ही खलीफा कहने वाले थे। अब इन्हीं में एक शासक आएगा मुबारक शाह, वो कहेगा मैं ही खलीफा हूं। अभी आप देखते जाइएगा। तो कुल मिलाकर आप संदर्भ ये ले लीजिए कि ये उलेमा और शरीयत के किसी कानून को नहीं मानते थे। शरीयत का कानून 1/6 भाग आप टैक्स के रूप में लेंगे, परंतु इसको अत्यधिक कर चाहिए था, इसको विशाल सेना चाहिए थी। इसने ये पहला राजा था जिसने 50% तक टैक्स लगा दिया था। सुनते जाइएगा, यानी कि इन क्षेत्रों पर इतना अत्यधिक भार इसने लगा दिया। सैनिक इकट्ठे करने के लिए टैक्स चाहिए था, जाहिर सी बात है भाई, टैक्स तो चाहिए ही होगा इसको। और टैक्स लेता रहा और अपने दरबार में राजस्व इकट्ठा करता रहा, जिससे ये विशाल सेना तैयार करता रहा। ठीक, पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। अब उसके लिए क्या होता था, जब ये सस्ते सैनिक रखता था तो इसको क्या करना पड़ा? अब जब भाई लोगों के पास पैसा नहीं बचता था, सारा टैक्स तो ये ले जाता था, तो लोगों ने भी क्या करा, बाजार में घोटाले करने शुरू कर दिए। रेट अपने मनमाने तय कर दिए, अपनी कमाई अलग से शुरू कर दी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार। अब जब राजा इस तरह से हाल करेगा तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी की नजर वहां पड़ती है कि यार राजस्व कम क्यों आ रहा है, भाई क्या बेईमानी हो रही है। तो ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है। मतलब आप समझ गए, कुछ पद स्वीकृत करता है। सैन्य व्यवस्था तो हमने आपको बताई कि 2 लाख सैनिकों से बढ़ाकर 3 लाख सैनिक कर दिए गए। एकता व्यवस्था समाप्त करके पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई। बाजार व्यवस्था में साहना ए मंडी और दीवान रियासत, इसके अलावा बरीद गुप्तचर होते थे जो ये बताते थे राजा को कि कौन सा आदमी वहां पर गड़बड़ कर रहा है, घोटाले कर रहा है। इतने सख्त कानून लगा दिए कि मांस नोच लिया जाता था जो जरा सी भी बेईमानी करता था। बिल्कुल 0 टॉलरेंस। और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ना, साहना ए मंडी बाजार अधीक्षक हुआ करता था, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक होता था। इन सब के पीछे के उद्देश्य को भी आप समझिए, वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं चाहता था। तो इस तरह से उसने बाजार व्यवस्था को मजबूत किया। आपसे परीक्षा में यही तो पूछा जाता है, निम्न में से किस शासक ने बाजार व्यवस्था पर बल दिया? तो राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दीवान रियासत और साहना ए मंडी नाम की 2 अलग संस्थाएं भी इसने स्टार्ट की। ठीक, तो यहां से अब उसको बहुत सारा राजस्व इकट्ठा हुआ। अब देखिए, आप सेना में भी आप पेंशन नहीं दोगे तो बेईमानी तो होगी ना। वो भी क्या करते थे, जब सस्ते सैनिक आप दे रहे हैं तो 1 घोड़े की जगह पर 2 घोड़े दिखा देते थे फोटो। ठीक, अब इसने क्या करा, इसने किया
कि भैया भ्रष्टाचार तो जड़ से खत्म करना है, तभी राजस्व आएगा, तभी सैनिक बढ़ेंगे, तभी मैं विश्व विजेता बनूंगा। तो क्या किया इसने, सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दाग और हुलिया नाम की 2 प्रथाएं चलाई। दाग से मतलब ये था कि एक ही घोड़ा एक सैनिक को अगर मिल रहा है तो उस घोड़े पर ठप्पा लगा दिया, लो ये आपका, अब कर भ्रष्टाचार। समझ रहे ना। और हुलिया मतलब कि जिसको जो घोड़ा मिला है उसके साथ उसका एक फोटो या फिर कोई भी जानकारी, फोटो कैमरे तो होंगे नहीं, फिर भी एक हुलिया टाइप का कि ये घोड़ा आपका है, इसकी पहचान इससे है। ये 2 प्रथाएं लागू कर दी जिससे सेना में भी भ्रष्टाचार ना हो। इसका अकूल फायदा इसको मिला, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और पैसा आया तो उसके साथ ही इसके पास बहुत विशाल सेना भी आ गई। अब हम बात करते हैं उस विशाल सेना को इसने अपने, देखिए अब उस विशाल सेना को लेकर ये चल पड़ा। ठीक, अब ध्यान से सुनते जाइए बातों को। हाँ, नुसरत खां और उलूग खां को भेजा इसने सबसे पहला आक्रमण। भाई सेना तो मिल गई, चलिए अभियान शुरू करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं ना मैदानी क्षेत्र को। कैसे इसने टैक्स वसूला, थोड़ा सा उस पर एक बैकग्राउंड लेते हैं। जो द्वारका क्षेत्र था ना, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, अभी तक इसको लेने के लिए गुलाम वंश से होड़ लगी रहती थी। जो बड़े रसूखदार इक्ता होते थे ना, इक्ता आपको पता है कि जमीन दे दी जाती थी बड़े बड़े रसूखदार अमीरों को, और वहां से वो टैक्स वसूली करके राजा को देते थे, जिससे स्वयं बड़े अमीर होते थे वो। तो क्या किया गया, जब यहां पर इसने क्या किया, जो ये थे ना अमीर इक्ता व्यवस्था समाप्त कर दी और डायरेक्ट कर वसूलने लगा। निश्चित तौर पर उससे में उस समय के जमींदार या तब के इक्तादार बड़े नाराज हुए होंगे, परंतु डायरेक्ट वसूली कर दी, और वसूली की 50% की, जो जायज थी या नहीं थी ये तो नहीं पता, परंतु इस दोआब के क्षेत्र में इतनी वसूली कर दी गई राजस्व के लिए, आप समझ सकते हैं। उससे क्या हुआ कि इक्तादार जो थे ना उस समय के जमींदार, वो भिखारी टाइप के हो गए। मतलब उनको खाना, अपना भोजन के लिए भी दूसरे मुसलमानों पर आश्रित होना पड़ा। ये इस दौर की प्रमुख घटनाएं थी। ये यहाँ पर दोआब का क्षेत्र जहां पे इस्तेमाल होगा, आप जान लीजिए गंगा और यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि उपजाऊ क्षेत्र था तो फसल अत्यधिक होती थी। तो 1299 में ये राजस्व इकट्ठा करके एक बड़ी सेना लेकर के चल पड़ा गुजरात में। गुजरात में माना जाता है कि जैसलमेर में इसने भीषण नरसंहार करा। इसने 2 आदमियों को भेजा वहां पर, उलूग खां और नुसरत खां। ध्यान से सुनिए, उलूग खां और नुसरत खां को भेजा गया गुजरात विजय के अभियान के लिए। रास्ते में पड़ने वाले जैसलमेर को दबा के लूटा। इतना भय और आक्रांता वहां पर स्थापित हो गया कि गुजरात का राजा रायकरण अपनी गद्दी छोड़कर भाग गया। वो तो शुक्र है कि नीचे देवगिरी के राजा रामचंद्र ने उसकी मदद की। ये वही देवगिरी है जिसको कभी लूटा था अलाउद्दीन ने, उसकी मदद की और उसे दक्षिण गुजरात पर एक छोटे से राज्य में शासन करने दिया। समझ रहे ना, ये जो रामचंद्र है, हालांकि यही रामचंद्र बाद में वफादार सैनिक बन जाएगा, किनका, अलाउद्दीन खिलजी का। परंतु फिलहाल 1299 के इस आक्रमण में गुजरात के ये भागकर यहां पर आ गया और गुजरात पर सत्ता स्थापित हो गई खिलजियों की। ये वही गुजरात है जिस पर अभी तक गुलाम वंश अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। तो नुसरत खां और उलूग खां ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। अब ये क्या था, गुजरात को लूटकर ये वापस जा रहे थे, दोनों लोग वापस जा रहे थे। जब ये वापस जा रहे थे तो इनके सेना में कुछ मंगोल थे। ये वही मंगोल थे जो मंगोल, जब आप बात कर रहे थे ना आपने बलबन की, बलबन के समय में कुछ मंगोल, क्योंकि मंगोल उस समय इस्लामिक नहीं थे, तो कुछ मंगोल क्या थे, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए यहां पर आ गए थे। मंगोल अत्यंत आक्रमणकारी और निर्मम थे, कई बार मुसलमानों पर अत्याचार ढाते थे। तो उनसे बचने के लिए बलबन के दरबार में कुछ मंगोल आ गए थे, कुछ हजार, और वही इनकी सेना में भी शामिल हो गए थे। तो नुसरत खां और उलूग खां की सेना में वो मंगोल थे। गुजरात जीतने के बाद जो अपूल धन संपदा थी उसको लेकर विवाद हो गया, नुसरत खां और उलूग खां की अफगान सैनिकों में और ये मंगोलाइट में। उस युद्ध में क्या हुआ, मंगोलाइट को खूब कूटा और खूब मारा, और 2 मंगोलाइट छुपकर कहां चले गए, रणथंभौर में। रणथंभौर आपको पता होगा, यहां पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज अभी भी शासन कर रहे हैं। बार बार हम डिटेल आपको बताते जा रहे हैं, हालांकि अब वो छिनने वाला है, कैसे मैं बताता हूं। होता क्या है कि ये वहां पर रणथंभौर में ये जो 2 मंगोल हैं ये छुप जाते हैं रणथंभौर में। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि या तो उन्हें मार दे या उन्हें शासन से निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उस समय रणथंभौर में पृथ्वीराज चौहान के वंशजों में से एक हमीर देव का शासन था। हमीर देव ने इस चुनौती को इतना गंभीर नहीं माना। हमीर देव को लगता था कि एक तो शरणार्थी है, मुझे मदद करनी चाहिए, दूसरा इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वो पराजित कर चुका था।
उसको लगा था कि इस धमकी का ज्यादा असर नहीं होगा, परंतु ऐसा ना करने पर ये नुसरत खां और उलूग खां, मैं आपको बता दूं, जब गुजरात जीता था, जब गुजरात में नरसंहार हुआ था, तो नुसरत खां ने एक जो हिजड़ा था, हिंदू हिजड़ा, उसको पकड़कर अपने साथ ले गया था। ध्यान से सुनिए, 1299 की घटना है। उसका ही नाम था मलिक काफूर। ये मलिक काफूर अभी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आगामी अभियानों में। ठीक है, तो क्या हुआ, वापस जाते समय पर रणथंभौर का राजा नहीं मानता, यानी हमीर देव। अब हमीर देव पर हमला होता है, उलूग खां और नुसरत खां। अब उस हमले में हमीर देव वो पटकनी देता है कि नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। अब ये सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी भड़क जाता है। हमीर देव की इतनी हिम्मत, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अब नेतृत्व करता है युद्ध का, और जाते ही रणथंभौर पर वो हसर करता है, इतना बुरा हाल कर देता है कि हमें फारसी कथाओं में जो बर्नी ने दी है उसमें यह कहा गया है कि पहली बार अगर जौहर का कहीं पर जिक्र मिलता है, जौहर प्रथा का कहीं पर जिक्र मिलता है, तो वो इसी स्थान पर मिलता है, यानी कि रणथंभौर पर। रणथंभौर के किले पर बहुत भीषण संग्राम होता है, उसमें हमीर देव पराजित हो जाता है और रणथंभौर पर कब्जा हो जाता है खिलजियों का, और उसी दौर में कई महिलाएं जौहर कर देती हैं। उसके बाद का अगला अभियान देखिए, 1301 में, 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 2 साल बाद 1303 में एक और अभियान चालू किया जाता है। एक और अभियान के अंतर्गत क्या चालू किया जाता है, अगला अभियान था मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, और मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में जो कहानी लिखी है पद्मावत वाली, उसमें इसी घटना का जिक्र है। माना जाता है कि रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को देखने के लिए ये उत्सुक था, वही एक आक्रमण की कारण वजह बना, और उसी ने इसको चित्तौड़ आने के लिए विवश किया। वहां पर बहुत ज्यादा भीषण नरसंहार होता है। 1303 में इस घटना के कारण पद्मावत को भी जौहर होना पड़ता है, और उसके साथ ही अनेक राजपूत महिलाओं को भी जिंदा जलना पड़ता है। रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाता है। ये चित्तौड़गढ़ अब बन गया खिजराबाद। हालांकि बाद में इसको फिर से चित्तौड़गढ़ बना दिया जाता है, और रतन सिंह के ही एक संबंधी को दोबारा शासन करने दिया जाता है। तो ये तो थी एक कहानी किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर में राज्य विस्तार किया। परंतु उससे अत्यधिक महत्वपूर्ण तो ये है, अभी तक ज्यादा बड़े क्षेत्रों में हम देखेंगे तो ये क्षेत्र गुजरात का इन्होंने कब्जा किया, लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि तो इनकी दक्षिण के अभियानों में लागू होती है। अब मलिक काफूर को इस विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत के विजय अभियानों के लिए भेजा गया। घटना है 1306 की, 1306 और 7 में। उससे पहले ये मालवा को जीत लेते हैं। बाकी राजपूत राज्यों पर ये अप्रत्यक्ष शासन करते हैं कि उन्हीं के शासकों को दे देते हैं, लेकिन मालवा जीतने के बाद ये उस पर अपना प्रत्यक्ष शासन बढ़ाते हैं। साम्राज्य विस्तार की इस नीति में दक्षिण जाने से पहले वो मालवा को जीत लेते हैं। मालवा का ये क्षेत्र था, इसी के नीचे तो नीचे पढ़ेंगे। अच्छा, मालवा के नीचे देवगिरी के राजा थे। अब देवगिरी हमने आपको वीडियो में शुरू में बताया है कि किस क्षेत्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र। उस समय किसका राज्य था? रामचंद्र का। रामचंद्र से युद्ध होता है और रामचंद्र को मलिक काफूर हरा देता है। ध्यान से सुनिए, 1306 के बाद 1309 की घटना होगी, 1307 की घटना होगी। 1307 में रामचंद्र को हरा देता है और रामचंद्र बिना लड़ाई में हारने के बाद आत्मसमर्पण करने चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। जब वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा प्रसन्न होता है और उसको बहुत सारी भेंटें भी देता है। भेंट देने के बाद उसको कहता है इजारेदारी देते रहना, यानी कि कुछ टैक्स देते रहना और देवगिरी पर अपना शासन चलाते रहो। यानी कि इनके बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं कि रामचंद्र ने अपनी इज्जत बचा ली और अलाउद्दीन खिलजी का उस पर कब्जा हो गया एक प्रकार से। हालांकि प्रत्यक्ष शासन नहीं है, प्रत्यक्ष शासन तो इसके बाद तुगलक वंश लेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन फिलहाल रामचंद्र के साथ इनके अच्छे संबंध बन जाते हैं। ये भी ध्यान से आप सुनते जाइएगा। इस देवगिरी के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसी देवगिरी में एक क्षेत्र पड़ेगा दौलताबाद, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी भी बनाएगा। तो समझ लीजिए आगामी समय में ये इनके कब्जे में आएगा। फिलहाल तो है कब्जे में, लेकिन अप्रत्यक्ष दोस्ताना संबंध बना दिए जब। ठीक इसी के नजदीक था वारंगल। भाई दक्षिण भारत के विजय अभियानों में आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण था, वारंगल। यहां पर राजा हुआ करते थे रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव को हराने के लिए ही तो देवगिरी के राजा रामचंद्र की मदद ली जाती है, क्योंकि आपस में भी लड़ते रहते थे, जिस वजह से ये सब होता है।
तो देखिए अब मदद ली जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि वारंगल के ही क्षेत्र में पड़ता है बीजापुर, और बीजापुर में ही है गोलकुंडा की खान। उसी गोलकुंडा की खान से निकला था कोहिनूर का हीरा। ये वही कोहिनूर का हीरा है जो बाद में नादिर शाह लूट कर जाता है, रणजीत सिंह के पास रहता है, आज वो बर्किंघम में है, इंग्लैंड में महारानी का ताज पर। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। मलिक काफूर का आक्रमण जब वारंगल पर होता है तो प्रताप रुद्रदेव को वो हरा देता है और भयंकर लूटपाट होती है। उसी लूटपाट में उसको वे प्राप्त होता है कोहिनूर का हीरा, और यही दिल्ली की सल्तनत पर एक शान के तौर पर बना रहता है, जिसे कभी मुगलों के मुकुट पर तो कभी विदेशी आक्रमणता लूट के कारण वहां पर हमला करते रहते हैं। प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया जाता है। यहाँ पर भी शासन तो नहीं किया जाता परंतु प्रभाव दिखाया जाता है। माना जाता है कि दक्षिण भारत के अभियानों में होयसालों को भी पराजित किया गया। दक्षिण भारत में होयसाल यानी कि और तो पांड्यों को भी पराजित किया गया। यहाँ तक का क्षेत्र कंपिली बोलते थे कर्नाटक, ये इतना अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। आप यही जान लीजिए दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह से पूरे भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा होने लगा। हालांकि एक क्षेत्र इनके हाथ से कट भी गया था, वो मैं बाद में बात करूंगा। बंगाल के क्षेत्र की हम बाद में बात करेंगे, तो फिलहाल वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी को इसीलिए जाना जाता है दक्षिण भारत के इन विजयी अभियानों के लिए, और इसमें उसका सारा काम करने वाला, क्रेडिट लेने वाला कौन था? मलिक काफूर। ठीक, तो ये तो थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ उसके राज्योत्थान की नीतियां। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से टैक्स लगाए, शरीयत का कानून तोड़ा, 50% टैक्स लिया। क्यों लिया मैंने बता दिया। घराई कर और चराई कर भी उसने लगाया, घर पर रहने वालों पर टैक्स, जो अपने जानवर या मवेशियों को चराने के लिए जाते थे उन पर चराई कर लगाया। समझ रहे ना आपने दोनों टैक्स को, घराई कर और चराई कर। भाई दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में है ये अलाउद्दीन खिलजी। इससे संबंधित सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए तो इन चीजों के बारे में आपको बताना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसकी सैन्य व्यवस्था मैंने आपको बताई, इसने 3 लाख की सेना ली, ठीक है। और दूसरा, इसने कुलीन वर्ग को तो समाप्त ही कर दिया। उस दौर में लगभग आप एक जीतल में, देखिए टका और जीतल आपको पता है ना, इल्तुतमिश की ये मुद्रा है। एक जीतल में 2 किलो चावल खरीद सकते थे, गेहूं, 2 किलो गेहूं, और एक जीतल में 3 किलो चावल। अभी हम बात करेंगे ना, एक अलग से वीडियो बनाएंगे दिल्ली सल्तनत के शासन में कैसे व्यवस्थाएं चलती थी, और टैक्स वसूली, कला, साहित्य, तो ये सारी चीजें बताएंगे। उसमें लगभग 40-45 मिनट का वो वीडियो होगा, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल हम शासकों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे शासन किया, किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिलहाल दिल्ली साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है। दक्षिण के भारत पर विजय अभियान के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि पूरे भारत पर वो राज करेंगे, परंतु फिलहाल अप्रत्यक्ष शासन है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन भी आपको दिखेगा। इसके बाद ही हम बात करेंगे आगामी वीडियोस की। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी से महत्वपूर्ण सारी चीजें थी वो इस वीडियोस में आ चुकी हैं। इससे अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वीडियोस देखें ना, आपको कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। गहन अध्ययन और डिटेल के साथ विद स्टोरी आपको समझ में भी आएगा। तो फिलहाल मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए इतिहास को जानने के लिए। धन्यवाद।